साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके साथ साथ वीडियो वीपीओ जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सबके लिए एक साल भर का जो करंट अफेयर्स है, इसमें हम केवल राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियोज में फिर हम पुरस्कारों के फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। याद रखिए कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये घटनासार, घटनाचक्र, महाभारत, रामायण, पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, जो भी वीडियोज अभी तक बनी है, ये जो भी कंटेंट अभी तक मार्केट में और यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये सबका कंपाइलेशन और कोशिश ये की गई है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कहीं से वो छूट ना पाए, उनको सबको इसमें समाहित किया गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूरी पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला तथ्य हमारा कह रहा है कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अप्रैल को जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया है, जिसके आधार पर जो बाघों की संख्या है वो 3167 हो गई है, और जो कि 2018 में कितनी थी? 2968 थी। इसको याद रखेंगे आप, मतलब 200 के करीब वृद्धि हुई है। करीब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप याद रखिएगा। भारत में जो आज टाइगर रिजर्व की संख्या की बात की जाती है तो वो कितनी हो गई है? 54 हो गई है। ठीक है, और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो आप बोलेंगे एमपी में। वो कितनी है आपकी? 526। और उसके बाद जो स्थान हुआ है वो आपका कर्नाटक का होता है। ठीक है, और ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता ही है वो बाघ ही है, जिसको 1973 में घोषित किया गया था, और इससे पहले जो हमारा शेर होता था उसको हम बोलते थे कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत के साथ साथ जो बांग्लादेश भी है उसका भी राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में स्टार्ट की गई थी। गवर्नमेंट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व है, जिनका नाम दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जो चौथा टाइगर रिजर्व जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है वो चित्रकूट के रानीपुर में, चित्रकूट के रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा जो बाघ का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगले तथ्य की बात करते हैं। चलिए, आपको पता होगा जो आम आदमी पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ साथ 6 और भी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया और 2 को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, जो तृणमूल कांग्रेस है और आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनसे जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया और फिर से क्षेत्रीय पार्टी की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। और जिन पार्टियों को इसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उनमें आपका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर आपकी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपका नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये जो है पूर्वोत्तर की पार्टी है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य की पार्टी जिसको आपका कह सकते हैं कि मिला है इसका दर्जा। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और वाइब्रेंट विलेज, जो आपका वाइब्रेंट विलेज है, इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। और इसका फंक्शन ये है कि जो भी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं या जो भी कह सकते हैं कि हमारे जो सीमा के राज्य है उनमें जो जनसंख्या है, क्योंकि आप सुविधाएं कम है तो जनसंख्या बहुत कम से कम हो रही है, तो वहाँ पे जो विदेशी हैं वो ज़्यादा अतिक्रमण कर लेते हैं और हमें उनकी प्रॉपर सूचना नहीं मिल पाती। इसके लिए जो केंद्र सरकार ने आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वहाँ के लोगों का पलायन कम से कम हो सके। ठीक है, तो उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का उन्जाव जिले के, अरुणाचल प्रदेश के उन्जाव जिले की, तो आपको पता है ना हमारा पूर्वोत्तर पॉइंट का है, किबुतु में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल किया गया। ये सारे देखेंगे, सारे के सारे किसी न किसी देश के साथ सीमा मिला रहे हैं, सारे ये ऐसे राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, जिसका नाम क्या है? एमवी गंगा विलास। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? एमवी गंगा विलास को वाराणसी से झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। और ये कहाँ तक जाएगी? कि असम के डिब्रूगढ़ जिलों के बोगीबील तक जाएगी। कहाँ जाएगी? असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक के जाके संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ये जो क्रूज है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से होकर ही गुजरेगा। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अगले हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय, जो केरल उच्च न्यायालय है, उसने अपनी क्षेत्रीय भाषा मलयालम को, पता है केरला के लोग की राष्ट्रीय जो राज्य भाषा मलयालम होती है, उसमें निर्णय देने वाला प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा? हमारा केरला उच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे आप। अब ये देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या जो हमारी संविधान पीठ गठित हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने ये बोला है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति के लिए उन्होंने फैसला सुनाया ताकि राजनीतिक पूर्वाग्रहों से वो अलग हो सके। और इसके लिए उन्होंने ये बोला है कि 3 सदस्यीय समिति गठन की जाए, सिफारिश की उन्होंने, जिसमें एक आपके प्रधानमंत्री जी होंगे,
फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, अगर वो कोई विपक्ष का नेता न उपलब्ध मतलब न बना हो, विपक्ष उस लायक हो ही नहीं, जैसे 10% आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष कम से कम अगर आपके 10% है तभी आप विपक्ष में बैठ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है किसी के पास, तो जो भी सबसे बड़ा दल हो उसके नेता को और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने एक संस्तुति या सिफारिश की है। देखिए, इसको मानना ना मानना आगे चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय जन उर्वरक परियोजना की। जो आपका प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना है, ये पूरे देश में आपके उर्वरक, जिसमें आपका यूरिया सबसे फेमस है, उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए और पूरे भारत को, जिस एक जीएसटी की बात करते हैं हम, एक संविधान की बात करते हैं, इसी तरह पूरे देश में एक ही टाइप के उर्वरक और एक ही रेट में सबको समान प्राप्त के लिए इसकी बात की जाती है। और ये जो उर्वरक परियोजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया और इसमें आपको पता होगा भारत में जो यूरिया है, इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इसके जो मूल्य का निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके तहत जो आपका पूरे राज्य की जो सब्सिडी है, ठीक है, इसके तहत जो पूरे राज्य की सब्सिडी है वो एक ही ब्रांड उर्वरक को एक ही ब्रांड के दिया जाएगा, जिसका नाम क्या है, भारत। मतलब जो यूरिया हो पूरे भारत में एक ही, पूरे देश में एक ही ब्रांड से, उसका नाम क्या होगा, भारत नाम होगा। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कितने उत्पादों को, 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आइए उनकी बात करते हैं। चलिए, अब आपको पता होगा वर्तमान में जो कुल जीआई टैग हो, कितनी उनकी संख्या हो गई है, 465 हो गई। मैं बात कर रहा हूँ 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक करीब 465 इनकी संख्या हो गई थी। और ये पूछा जाए आपसे कभी कि भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को, जो कि आपको पश्चिम बंगाल की बहुत ही फेमस आपकी चाय है, ठीक है। चलिए, इसी तरह यूपी में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कितने उत्पादों को दिया गया है, तो 45 उत्पादों को जीआई टैग अब तक प्राप्त हो चुका है, ठीक है। जिसमें अब सबसे फेमस अभी हाल ही में क्या हुआ है, करीब 10 को यूपी में मिला है, जैसे बनारसी आम, बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, फिर रामनगर भंटा, फिर आम दालचीनी, फिर अलीगढ़ का ताला, हाथरस सिंह, नगीना की शिल्प लकड़ी आदि फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार में जो बहुत फेमस है, जो बिहार पीसेस के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका मिर्चैया चावल या मिर्चा चावल, ठीक है, वो फेमस हो गया है। और उत्तर प्रदेश में सुंदरजा आम है, जो कि वहाँ पे ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में, वो भी उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हिमाचल की एक, हिमाचल पता कांगड़ा जिला है, वहाँ की एक चाय है, उसको यूरोपीय आयोग द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो किसको यूरोपीय आयोग द्वारा मिला है, तो कांगड़ा चाय को मिला है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के हिंगोली में वेब ऑब्जर्वेटरी की मंजूरी। आपको पता होगा ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए और खगोल में बहुत सारे रिसर्चेस के लिए केंद्र सरकार से बहुत आगे चल रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लेजर इन्फेंट्रोमेट्री वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया, जिसको हम लीगो कहते हैं, इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। और ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी महाराष्ट्र के हिंगोली में। कहाँ लगेगी, महाराष्ट्र के हिंगोली में। और इसके लिए करीब 174 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। और लीगो इंडिया का जो संचालन है वो परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधार के लिए हमारे सुरक्षा मामलों ने एक अंतरिक्ष समिति का गठन किया है, ठीक है, जो कि ऐसे जो भी मुद्दे होंगे उस पर वो अपना प्रतिक्रिया देगी, ठीक है। आइए हम आगे की बात करते हैं। अब 2026 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश हुआ। जिस तरह हम सौर ऊर्जा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो माना जा रहा है 2026 तक हम दुनिया के सबसे बड़े सौर उत्पादक देश हो जाएंगे। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, इसकी ताजा रिपोर्ट के आधार पर ये बोला जा रहा है कि हमारा देश 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा, ठीक है। और 2030 तक जो हमारी क्षमता है वो करीब 50 गीगावाट होने की संभावना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में बात की जा रही है। तो ये टाटा ट्रस्ट द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। उसके आधार पे न्यायपालिका की स्थिति बहुत ही खराब है और सबसे अधिक खराब तो हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर सकते हैं या यूपी उच्च न्यायालय की बात कर सकते हैं। और जो सबसे अधिक केस पेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट यूपी एग्जामिनेशन के लिए, पूरे इंडिया में जो सबसे अधिक केस पेंडेंसी वो यूपी में है। वो कितना है, करीब 11.34 ईयर्स, मतलब 11.34 वर्ष लगते हैं केस को यहाँ पे कंप्लीट होने में। और पूछा जाए कि सबसे कम केस पेंडेंसी कहाँ है, तो छोटे से त्रिपुरा की है। इस बार को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह ये पूछा जाए कि सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट किस राज्य का है, तो क्या बोलेंगे आप, केरला राज्य का जो है वो केस क्लियरेंस रेट सबसे अधिक, क से केरला, कैसे क्लियरेंस, ठीक है, इसे याद रखिएगा, वहाँ की ज्यादा है। अब अगर बात करते हैं इसरो के सबसे भारी रॉकेट का द्वारा 36 उपग्रह का प्रक्षेपण, हाल ही में 23 मार्च को भारत का जो सबसे बड़ा और भारी LVM-3 है, ठीक है, जिसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं, इसके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और इसके साथ साथ ब्रिटेन सहित जो न्यू वेव समूह है, इसके 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इसको याद रखिएगा। तो क्या नाम है इसका, LVM-3, ठीक है। चलो अगला हम बात करते हैं मयूरभंज और लद्दाख को विश्व के महानतम स्थानों में शामिल करने की। तो अमेरिका की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसका टाइम मैगजीन बोलते हैं, जो वो अक्सर फेमस रहता है, विवादों में भी रहती है, इसने 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची तैयार की है। इसके आधार पे उन्होंने 50 स्थानों की सूची तैयार की, जिसमें उड़ीसा के मयूरभंज जिला और लद्दाख को शामिल किया है।
जो मयूरभंज जिला है, यहाँ पे अत्यधिक दुर्लभ किस्म के काले बाघ देखे जाते हैं, इसके लिए इसको फेमस किया गया है। इसी तरह जो लद्दाख है, तो लद्दाख जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पे नामित किया गया है, इसलिए भी लद्दाख को उन्होंने इसमें टाइम्स मैगजीन में उन्होंने जगह दे रखी है। ठीक है, अगली बात करते हैं देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। आपको पता होगा जो केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल का देवस्थलम, उत्तराखंड तो आपको पता ही है, इसमें नैनीताल और वहीं देवस्थलम में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। जिससे भी अब इससे फायदा क्या जिससे होगा ये कि जो भी गहरे आकाशीय घटनाएं हैं, छोटे ग्रह, शुद्ध ग्रह, सुपरनोवा है, और जो भी सूक्ष्म अंतरिक्ष की सूक्ष्म का अध्ययन करने में हमें सहायता मिलेगी। कहाँ इसका किया गया है? देवस्थलम में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल। जो असम सरकार के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो काफी 2017 से इसके पीछे लगे हुए थे इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया जाए। अब इसके लिए भेजा गया है जो चराईदेव मैदान है, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो पहला पूर्वोत्तर का स्थान होगा। अब जो असम का जो चराईदेव मैदान है, ये असम के पुराने राजवंश अहोम साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, करीब माना जाता है कि जो आपकी 17वीं शताब्दी तक वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के जो राजा थे, वो उनको इस एरिया में दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने हिंदू धर्म में और आगे करके उन्होंने जलाने की प्रथा भी करी, वो अलग बात है। तो उसी एरिया को चराईदेव का मैदान कहते हैं। अब अगर असम में किसी स्थान को मिल जाता है तो सांस्कृतिक श्रेणी की आपकी पहली साइड जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक, चलिए अगले हम पॉइंट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इनकी भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, और ने भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने, इसका याद रखिएगा, इनका प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, अब इसके साथ साथ नवाचार में जो इनोवेशन में सहयोग के लिए उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के बीच अपना हस्ताक्षर इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, मतलब सबमिट इन्होंने किया रखा है। अब इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री थे वो डिकन विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा। डिकन विश्वविद्यालय की एक सभा में हिस्सा लिया, जो कि भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, मतलब ये पूछा जाए कि भारत में अपना परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय तो बोलेंगे आप डिकन विश्वविद्यालय, जिसका कहाँ खोला गया? आपका गुजरात में खोला गया। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ जो हमारा स्थानीय रूप से विकसित जो आईएनएस विक्रांत है, इस पे चढ़ने वाले पहले विदेशी नेता भी है। ये पूछा जाए आपसे कि आईएनएस विक्रांत पे चढ़ने वाले पहले विदेशी नेता कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं जर्मन चांसलर के बारे में। जो जर्मन चांसलर है आपके, उनका नाम क्या है? ओलाफ सॉल्ज। ठीक है, इनका भारत दौरा हुआ था फरवरी माह में, और इन्होंने भी इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के लिए हमसे कुछ स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर करवा रखे हैं। ठीक है, और इंडो जर्मन जो ग्रीन टास्क फोर्स है, इसके गठन को भी इन्होंने अंतिम रूप से मंजूरी दे रखी है। ठीक है, इसके साथ एक और बात याद रखिए, जो यूरोप जर्मनी जो है वो यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संस्थान है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो भारत में जो प्रत्यक्ष एफडीआई आती है वो भी क्या है? इस आधार पर 7वां बड़ा देश है, यूरोप का तो सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के बारे में। तो देश में जो 2022 में जो 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जारी की गई है, उसके आधार पे ये उसके आधार पर अलग अलग निकले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद रखिए जो वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट है वो आपके 4 वर्ष के अंतराल पे जारी की जाती है, और इसमें करीब 616 जिले और 7 लाख बच्चों पे आपका सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। जो इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, बहुत इंपॉर्टेंट। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री जिनका भारत यात्रा पर आए थे, और जो रायसीना डायलॉग है इसके 8वें संस्करण की मुख्य अतिथि थी। कौन थे आपके? जॉर्जिया मेलोनी। 8वां जो संस्करण रायसीना डायलॉग का, जिसमें हम पूरे विश्व के नेताओं को बुलाते हैं अपने यहाँ, ठीक है, दिल्ली में, तो उसकी मुख्य अतिथि है। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो इटली ने जो हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में जो हमारा इनोवेशन चल रहा था कि हम पूरे विश्व को यहाँ पे बुलाएं, ठीक है, उसमें भी इन्होंने शामिल होने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में। तो जो इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट है 2023 के, तो इसके थ्रू 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जो देश की कुल ऊर्जा का 90% है। मतलब सोच लीजिए आपके 16 भारतीय राज्य है, वो जितने भी आपके राज्य है उनका 90, देश का पूरा 90% ऊर्जा तो यही करते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कर्नाटक राज्य है वो स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाला राज्य है। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक किस राज्य में बिजली की मांग है, तो क्या बोलेंगे आप? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए, और स्वच्छ बिजली का के लिए कौन फेमस है आपका? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ने बहुत ज्यादा है, कर्नाटक बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों, बहुत ज्यादा वहाँ पे शिलान्यास वगैरह, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में हाल ही में चुनाव है, तो गवर्नमेंट वहाँ बहुत ज्यादा काम किया है, तो बहुत ज्यादा शिलान्यास कर्नाटक में मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो
चीते कूनू नेशनल पार्क में डालेगा। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारे चीते की दूसरी खेप मंगाई गई है, ठीक है, और ऐसे करार के आधार पर लगभग 10 वर्षों तक 12-12 चीते हर साल आएंगे, ठीक है, और इन्हें कहाँ जा छोड़ा जाएगा, इन चीतों को जो मध्य प्रदेश का कूनू नेशनल पार्क वहीं पर छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव की, बहुत हाल ही में बहुत फेमस हुआ है। त्रिपुरा में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है आपका, 56 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिसमें भाजपा और इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को इसमें कह सकते हैं कि ज़्यादा सीटें मिली और वो अपने मुख्यमंत्री पद को दावेदार बने रहेंगे, ठीक है। अब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री, इनका नाम है मणिक साहा, नाम नया देखिए, मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं, ये फिर से बन गया, ठीक है। इसलिए नागालैंड की बात करें, नागालैंड में भी आपके 60 सीटें थी, ठीक है, नागालैंड में भी कितनी थी, 60 सीटें थी, पर विधानसभा चुनाव कितने के लिए हुआ आपका, 59 के लिए हुआ है, ठीक है, और इसमें भी भाजपा एनडीपी गठबंधन को पुनः बार यहाँ पे जीत मिली है, ठीक है। और जो नेफ्यू रियो, याद रखिए नेफ्यू रियो, ये 5वीं बार फिर से क्या हुआ, वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि नागालैंड के इतिहास में जो पहली बार कोई महिला विधायक जीती है, उनका नाम क्या है, हेकानी जखालू। हेकानी जखालू याद रखिएगा, ये पहली नागालैंड की ऐसी विधायक है जो जीत में इनको मिली है, ठीक है। और ये कहाँ से जीती हैं, ये तो दीमापुर तृतीय से, कहाँ से, दीमापुर तृतीय से ये निर्वाचित हुए हैं। अब मेघालय में भी देखिए 59 सीटों के लिए मतदान किया गया है, और इस पे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है, क्या नाम उनका, कोरनाड संगमा, क्या नाम इनका, कोरनाड संगमा, ठीक है। इनकी जो नेतृत्व वाली जो पार्टी हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी, यही विजित हुई है, और याद रखिएगा इन्हीं को ही थोड़े पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली की। तो ये केंद्रीय मंत्री हमारे परिवहन मंत्री कह सकते हैं, नितिन गडकरी जी, इन्होंने स्काई यूटीएम का अनावरण किया है, जो कि दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। किसका, स्काई यूटीएम का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका अनावरण किया है। और गुरुग्राम स्थित जो ड्रोन डिलीवरी कंपनी है, इसका नाम क्या है, स्काई एवर मोबाइलिटी, इन्होंने इसके मानव रहित हवाई प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है। क्या नाम इनका, स्काई एवर मोबाइलिटी, इन्होंने बनाया क्या, स्काई यूटीएम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य, तो जो उड़ीसा है वो देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है, ठीक है, और इन्होंने इस लक्ष्य को पूरा भी कर लिया है। और झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया, जगह मिशन, जगह मिशन, क्या नाम है इसका, उन्होंने जगह मिशन चलाया था, और जगह मिशन को ही 2019 में ही वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और जो जगह मिशन है 2023 में ही यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से इसको फिर से दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं अमृत उद्यान। आपको पता होगा कि जो आपका राष्ट्रपति भवन में जो प्रांगण में आपका मुगल गार्डन बना है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसी तरह जो आपका राजपथ था, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसको भी आप याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाम चेंज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की। तो विदेश मंत्रालय में इसके सौजन्य से ही होता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य में हुआ। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य में संपन्न हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी इसकी थीम थी, ठीक है। और इसके जो मुख्य अतिथि कौन थे, आपका गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, क्या नाम इनका, मोहम्मद इरफान अली इनके मुख्य राष्ट्रपति थे, सॉरी इसके मुख्य अतिथि है। जो विशिष्ट अतिथि है कौन थे, सुरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको भारत हमेशा पकड़ के लेके चला आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि किसी दिन महात्मा गांधी जी क्या हुए थे, हमारे देश में पुनः वापिस आए थे। अब जो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का इनको अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा इंडिया का एक्सप्रेसवे बनना है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनना है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 246 किलोमीटर है। और जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है वो कितनी है, 1386 किलोमीटर। कितना है, 1386 किलोमीटर। और ये 6 राज्यों से हो जाएगा। अगर आपको मैप याद, आपको याद ही होगा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में एंटर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम के भंडार में। तो आपका जम्मू कश्मीर का जो रिहासी जिला है, इसका सलाल हैसान क्षेत्र है, ठीक है। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। आपको पता बहुत फेमस है। तो चैट जीपीटी की तर्ज पे ही भारत ने लैक्सी, क्या नाम है इनका, लैक्सी नामक चैट जीपीटी का चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जो कि चैट जीपीटी का भारतीय संस्करण माना जाए। इसका नाम क्या है, लैक्सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। तो हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद, क्या नाम है इसका, फतेहाबाद। यहाँ के गोरखपुर में, यूपी का गोरखपुर नहीं है जहाँ के आदित्यनाथ जी है, ठीक है। फतेहाबाद का जो गोरखपुर है वहां पे एक परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। उत्तर भारत का क्या होगा,
पहला परमाणु संयंत्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटे रॉकेट लॉन्च के बारे में। तो 10 फरवरी को इसरो द्वारा लघु उपग्रह यान जिसकी दूसरी विकासात्मक उड़ान की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, इसमें 3 उपग्रह UAM-07 जानुस 1 आजादी सैट 2 के साथ SLRV रॉकेट को सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया, इसका याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम भू वैज्ञानिक उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला जो भू वैज्ञानिक उद्यान है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में, कहाँ पे, जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनाया जाएगा। ठीक है, लम्हेटा बहुत ही फेमस, आपको पता ही होगा। लम्हेटा को यूनेस्को को पहले ही आपका विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे रखी गई है। ठीक है, कहाँ बनेगा हमारा भू वैज्ञानिक उद्यान, मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम कार्बन न्यूट्रल ड्रोन। ठीक है, तो जो देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी है उसका नाम क्या है, गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, इन्होंने 19 जनवरी 2023 को ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडियन स्टेबिलिटीज लॉन्च से पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया, जो कार्बन का बहुत ही कम, कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में वो रिलीज करेगा कार्बन इमिशन को। और ये गरुड़ा एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है, और एक कृषि आधारित मिलिट्री ड्रोन का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवित विरासत स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के द्वारा बहुत ही जल्दी विश्व भारती, वही आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाले को दुनिया का प्रथम जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया करेगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। ठीक है, इसका नाम उसमें क्या था, शांति निकेतन नाम था। ठीक है, और इसकी कितने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और वो विश्वविद्यालय क्या थे, प्रथम कुलपति या कुलाधिपति जो भी कह सकते हैं थे। ठीक है, और आज तक 2022 तक हमारे देश में कितने विश्व विरासत स्थल है, 40। ठीक है, चलिए और भारत में पूछा जाए, भारत में टोटल, भारत में इसकी संख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पे, तो भारत आपका 6वें स्थान पे पूरे विश्व में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का प्रथम स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस तरह आपका अलग अलग ऑपरेटिंग, जैसे एप्पल का अलग चलता है, फिर आपका हमारा सैमसंग का सबका अलग अलग चलता है, जैसे एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं। तो इसी तरह जो भारत ने अपना जो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम क्या, भारत OS। बहुत ही जरूरी था। ठीक है, इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। ठीक है, और एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो भारत OS की सेवाएं वर्तमान में केवल उस संगठनों को दी जा रही है जिन्हें सख्त गोपनीयता और सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, CBI, या जिसमें बहुत ज्यादा ये गोपनीयता की आवश्यकता है, उन्हीं पर भी इसकी टेस्टिंग की जाती है। और बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इसको भी आप आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। इनका नाम क्या है, आपका सूर्य मंदिर, मोढेरा और गुजरात। इसके आसपास को जो स्मारक है वडनगर को इसको जोड़ा गया। ठीक है, आपको मैंने पहले बोल दिया है कि भारत में 40 यूनेस्को स्थल की अभी तक घोषणा हो चुकी है। असमिया गामोचा ये बहुत फेमस है, जिस तरह यूपी बिहार के लोग गमछा यूज करते हैं। ठीक है, वही रुमाल टाइप का बड़ा सा। इसी तरह लंबे इंतजार के बाद इसके लिए आप हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत ही 2017 से लगे हुए थे। ठीक है, इसके लिए तो जो असमिया गामोचा है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और असमिया गामोचा क्या होता है, ये एक हाथ से बना एक आयताकार सूती कपड़ा होता है जिस पर लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइन लगे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम भारतीय निजी क्षेत्र के रॉकेट प्रक्षेपण यान की। तो नवंबर 2022 में देश के पहला जो निजी रॉकेट विक्रम एस वाई विक्रम साराभाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन चंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। और इस मिशन का नाम क्या रखा है, प्रारंभ। इस मिशन का नाम याद रखिए, क्या नाम है इसका, प्रारंभ रखा गया है। ठीक है, और विक्रम एस को 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद ने बनाया है। किसने बनाया, स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद ने इसको बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं हिमालय याक। FSSAI ने हिमालय याक को खाद्य वस्तु घोषित कर दिया और बोला कि भैया आप इसको लोग उसको खा पी सकते हैं। ठीक है, तो मिली कहाँ मिलता है, ये जो पहाड़ी राज्य है जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर के लद्दाख वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको बोला कि भैया आप इसको खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नेक्स्ट फोर्ब्स की जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की बात की जा रही है, तो इसमें जो सबसे टॉप की 100 शक्तिशाली महिला है, इसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वो भी 36वें स्थान पे है। फिर बायोकॉन की जो कार्यकारी अध्यक्ष है किरण मजूमदार शाह जी, वो भी 72वें स्थान पे है। इसके साथ साथ 100 टॉप 100 में आपकी 6 भारतीय नारियां भी इसमें रखी गई है। ठीक है, चलिए अब जो यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर, क्या नाम है इनका, उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, इनको प्रथम स्थान दिया गया क्योंकि इन्होंने, जो आप देखा ही होगा, यूरोप बिल्कुल खिलाफ चल रहा है किसके, आपके यूक्रेन और रशिया युद्ध के, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्थान लिया था, इसलिए इनको चुना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम बांस, वही बैम्बो क्रैश बैरियर स्थापित की। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और रावतमाल में, कहाँ पे, चंद्रपुर और रावतमाल जिलों में ही इसको जोड़ने के लिए राजमार्ग पर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा, पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। ठीक है,
और नागपुर में इस दुर्घटना इसको रोकने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम? बाहुबली। बाहुबली नहीं, बाहुबली बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता प्राप्त करने में सफल हो गया है, ठीक है। और याद रखिए 2023 हम 22-23 में क्या करेंगे, इसकी मेजबानी भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन की। आपको पता होगा कि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है, ये पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डेनमार्क की एक संस्था, इनका नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशनल ने वो इसको प्रोवाइड करती है। और इसमें अभी तक इंडिया के 12 समुद्र तटों को ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया गया। और हाल ही में किसको दिया गया? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी को और कदमत बीच को इसको प्रोवाइड किया गया। माना जाता है कि ये जिसको दे दिया गया वहां पे कोई भी आपको खतरा नहीं है, वो सबसे अच्छा और स्वच्छ माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। तो अक्टूबर 2022 में आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। और इंदौर को एक बार फिर से, करीब 7वीं बार इंदौर को फिर से क्या बोला जा रहा है कि सबसे स्वच्छ ये शहर है, ठीक है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में क्रमशः वही इंदौर, सूरत, नवी मुंबई को स्थान प्राप्त हुआ है। 1 लाख से कम जनसंख्या वालों की बात करेंगे तो फिर पंचगनी, पाटन, पंचगनी वही महाराष्ट्र वाला पाटन, कराड़ को स्थान मिला है। और जब पूछा जाए सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा? देवलाली। कौन सा है? देवलाली। फिर आपका अहमदाबाद। गंगा किनारे शहरों की बात करेगा तो हमारा हरिद्वार और फिर वाराणसी, ठीक है। अब ये बात कहा जाए कि 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाले राज्यों को क्रमशः, कि 100 से अधिक जिसमें स्वच्छ आपके स्थानीय निकाय हो, तो उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद नंबर किसका है? उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और ये जो इसमें जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें करीब 4355 शहरों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के समीप आपका डोनी पोलो हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया है। और इससे मिला के जो पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में देश का प्रथम एक्वा पार्क, पूछा जाए कि कहाँ पे देश का प्रथम एक्वा पार्क बनाया तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में बनाया। वो किस जिले में? आपका सुबनगिरी जिले में। सुबनगिरी जिले में कहाँ में? सुबनगिरी जिले के तारिन में। कहाँ बनेगा आपका? सुबनगिरी जिले के तारिन में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागपुर मेट्रो ने दुनिया के सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाया है। तो नागपुर मेट्रो ने जो आपका नागपुर में कालम पर हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ साथ सबसे लंबा डबल डेकर वायु बनाया, जो कि 3.14 किलोमीटर लंबा, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेकर वायडक्ट माना जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की। तो जो 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए यूनेस्को की ओर से पुरस्कार दिया गया है। और इस संग्रहालय की जो स्थापना 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में हुई थी, ठीक, याद रखेंगे इसको भी आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की। तो केंद्र की सरकार की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को प्रथम स्थान मिला है। किसको? लखनऊ को। सोचिए 10 लाख की आबादी वाले में लखनऊ वाकई स्वस्थ और प्यारा है, ठीक है, स्वच्छ भी है। और जब 3 से 10 लाख वाले में बात करेंगे तो फिर मुरादाबाद हमारा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मुरादाबाद। और जब 3 लाख से कम की बात करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश का देवास आ जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। मुरादाबाद यूपी, और ये मुरादाबाद तो और लखनऊ तो पक्का याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की मोमलुह गुफा की। तो मेघालय की जो मोमलुह गुफा है, इसको यूनेस्को ने सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में इसको मान्यता दी है। 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में किसको मान्यता दी गई है? तो आपको मेघालय, माँ से मोमलुह गुफा, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदराबाद शहर को मिला वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और हैदराबाद शहर ने कुल 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी का अवार्ड प्रदान किया गया हैदराबाद को, ठीक है। पता नहीं क्या वहां मिला, जो भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय जैविक डेटा केंद्र की। तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना की जा रही है। सबके जीन वहां मतलब स्टोर किया है जानवरों के लगभग, ठीक है। और इन्हें भारतीय जैविक डेटा बैंक के रूप में इसको जाना जाता है। और इस डिजिटल को ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा नामक 4 पेंटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाएगा। इसका नाम क्या है? ब्रह्मा। और वो क्या है? सुपर कंप्यूटर, जिसमें इसका सारे डेटा को स्टोर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाराणसी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कंट्रोलमेंट पोत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कोचिन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता कर रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के बारे में, तो राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में, नाथद्वारा एक ही साथ है, नाथद्वारा में ही इसकी स्थापना की गई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है। और इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। भगवान शंकर में सबको विश्वास है, तो विश्वास स्वरूपम इसका नाम है। और ये विश्व की जो टॉप 5 ऊंची प्रतिमा हो उनमें से इसका एक स्थान है। ठीक है, चलिए इसके बाद में याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 में जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं यूपी के, उन्होंने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य, कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी प्रतिमा की अनावरण किया था। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने प्रतिमा का अनावरण किया है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति इनका नाम दिया गया है। किसका है? रामानुजाचार्य का। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, ठीक है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आपको भूलना नहीं है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो नाद प्रभु, और जब बात करेंगे आपके स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी की तो फिर आपका कह सकते हैं कि स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट की स्थापना किया है। आपको पता है पराली से कितना ज्यादा नुकसान होता है, तो इससे निजात पाने के लिए जो पंजाब के संगरूर जिले में एक ऐसे एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है, जिससे प्राणी की जो क्षमता जाने वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3 शहर यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज में शामिल किया गया है, जिसमें केरल के 2, एक त्रिशूर शहर और दूसरा क्या है? नीलाम्बूर को, ठीक है, और तेलंगाना का एक शहर वारंगल को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और ये सूची में शामिल होने वाले देश के पहले शहर है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा कि भारत के जो अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब, ठीक है, हब से हैदराबाद याद रखिएगा, स्टार्टअप उत्प्रेरक द्वारा हैदराबाद विश्व का सबसे बड़ा नवाचार, सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? हाँ से हैदराबाद में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसके साथ याद रखिएगा जो बिहार के गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के गया में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की। तो गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, ये आपका सागरमाला की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा? इसमें भारत के समृद्ध और विविध समुद्री विरासतों को इसमें दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात INS विक्रांत की। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है, जिसे सितंबर माह में आपका नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस याद रखिएगा जो नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया गया है, जिसमें किसका लगाया गया? इसमें जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील है वो लगाई गई है। इस पर लिखा क्या रहता है? शम नौ वर्ण इस पर लिखा हुआ है, इसका जो कलर है वो ब्लू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख में होगी नाइट स्काई सेंचुरी। जो लद्दाख के हैनले क्षेत्र है, इसमें देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी का बनकर तैयार हो गई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए ये पूछा जाएगा कि तेलंगाना में की विधानसभा ने जो वानिकी, जो फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय है, वन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। और इस तरह भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो जाएगा जहां पे आपका फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय, इससे पहले आपका रशिया में और आपका चाइना में पहले से अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें रामसर साइट्स की। तो भारत में इसमें जो रामसर साइट की संख्या वो 75 हो गई है। और भारत को जो पहला रामसर साइट था वो कहा था? चिल्का झील था, जो कि उड़ीसा में है। इसके साथ साथ जो भारत को सबसे छोटा रामसर साइट है वो कहाँ है? वो आपका हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्रभूमि स्थल है, जो भारत का सबसे छोटा आपका कह सकते हैं कि रामसर साइट है। ठीक है, आर्द्रभूमि है। और जो आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जब पूछा जाए भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ है, तो तमिलनाडु में, और दूसरे स्थान पे कहाँ हमारा? यूपी, जहाँ पे 10 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम विवाद की। तो दोनों राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का और फिर आपके असम के, उन्होंने बैठकर असम के कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई एक जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित एक बैठक की और घोषणा की, उस पर हस्ताक्षर किया और बोला है कि हम जल्दी इस विवाद को सुलझा लेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नामसाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में वाहनों में इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम लगा दिया है। इस पर पैनिक बटन बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका व्हीकल कहीं भी खराब हो जाए, कुछ भी, आप पैनिक बटन दबाइए और कुछ ही देर में आपका 112 की जो पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा राज्य करने वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनंगताल राष्ट्रीय स्मारक को। तो अनंगताल जो है, जो आपका महरौली के कुतुब मीनार में स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इसका बजट जारी कर दिया गया। अनंगताल कौन थे? ये दिल्ली की स्थापना करने वाले, ठीक है, अनंगताल द्वितीय, जो ये आपका दिल्ली की स्थापना करने वाले और उसको बसाने वाले एक राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गुजरात के भुज में पहला भूकंप स्मारक खोला जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? स्मृति भवन। ठीक है, कहाँ नाम, क्या नाम रहेगा इसका? स्मृति भवन। इसको याद रखिएगा, वहीं पर भूकंप आया था देहरादून वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर क्षेत्र।
तो मध्य प्रदेश का जो खंडवा है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। ये खंडवा कहाँ है? ये आपका नर्मदा नदी के किनारे पर बने ओमकारेश्वर बांध के जलाशय के समीप है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला इथेनॉल संग्रह। तो बिहार का जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया के परेरा में ही भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खंडवा फिर से आ गया। हाँ, कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब विदिशा जो है वो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। कौन सा नाम है इसका? विदिशा, जो कि MP में पड़ता है। इसके साथ साथ केरला से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो केरला का जो कोल्लम जिला है, यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। क्या नाम है इनका? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम। क्या नाम रखेंगे? कोल्लम। इसके साथ साथ जो केरल का वायनाड, वही राहुल गांधी जहाँ से हटा दिए गए, वायनाड जिला जो है वो सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। मतलब ये जो भी जनजाति लोग हैं उनको जो पहला आपका बुनियादी दस्तावेज प्रोवाइड कराएगा उस जिले का नाम क्या है? आपका वायनाड जिला। ठीक है। इसके साथ साथ जो केरल में एक धर्मदम, ठीक है, धर्मदम नामक एक क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पे लगभग हर जगह पुस्तकालय अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना? क्या बोलेंगे? केरल का धर्मदम। ठीक है। इसके साथ साथ जो केरल राज्य सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला, जो भी जिसका भी मतलब अकाउंट है वो डिजिटल बैंकिंग चालू कर सकता है, ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना। भाई पढ़े लिखे लोग ज्यादा वहीं पे होगा। ठीक है। जब पूछे थे किस जिले में है तो क्या बोलेंगे आप? त्रिशूर जिला। क्या बोलेंगे? त्रिशूर जिला। इसके साथ क्या देखिएगा, T49 एक ट्विन सुरंग है। T49 एक ट्विन सुरंग है जो कि भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये कटरा बनियाल मार्ग पे है। ठीक है। जिसका आकार क्या? घोड़े के नाल के आकार। इसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं और तथ्यों की। तो जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति नगर है, वही तिरुपति मंदिर वाला आंध्र प्रदेश का तिरुपति नगर निगम है, इन्होंने फाइटोरिक टेक्निक पर आधारित देश की सबसे बड़ी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने? आपका तिरुपति नगर निगम ने। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य है वह स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन, ऐसा हर राज्य का तो मजा आ जाए, तमिलनाडु राज्य ने क्या है? वहां का जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके साथ साथ जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है 2022 में, इसमें पूरे देश भर में उम्मीद नहीं थी किसी को, कौन टॉप पे है? पुडुचेरी। कौन है? आपका पुडुचेरी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें लाहौल स्पीति के क्षेत्र, आपका लाहौल स्पीति जिला कह सकते हैं, इसका एक मतगणना स्थल है या मतदान स्थल है तासी गंग, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन है। क्या नाम है इसका? तासी गंग, जहाँ पे आपका 100% मतदान, मतलब हो सकता है 10 ही लोग 10 लोगों ने कर दिया हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूपी के 7 जिलों में आपका पुलिस कमिश्नर लागू की गई है। इनका नाम क्या है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर। इसको याद होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो यूपी का जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, यहाँ ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया, मतलब यहाँ पे अच्छा खाना आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पब्लिक करंट अफेयर्स इंडेक्स 2022 है, इसमें हरियाणा राज्य को फर्स्ट प्राइज मिला है। और छोटे राज्यों में किसको मिला? आपका सिक्किम को। भाई दिल्ली के पास उन्हें भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ साथ गुजरात का जो मेहसाणा जिला है, गुजरात के मेहसाणा जिला है, इसके मोढेरा गांव में 2400 घंटा सोलर एनर्जी मिलेगी। कहाँ पे? गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 है, इसमें तेलंगाना टॉप पे है और यूपी का प्लेस क्या है? 18वां। सोचिए कितने अब तरक्की पे है। ठीक है। और टॉप पे कौन? आपका तेलंगाना। इसके साथ साथ जो 2021 में जो भारत में शीर्ष विदेशी पर्यटक आए हैं, उस पर टॉप पे हमारा अमेरिका है, सेकंड बांग्लादेश। बांग्लादेशी क्या करने आते हैं भाई? चलिए आते हैं कुछ करने। इसके साथ साथ बात करते हैं 2021 में हम भारतीय कहाँ गए थे? सबसे अधिक कहाँ गए हम? संयुक्त अरब अमीरात में गए, फिर कहाँ गए हम? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए। और ये क्वेश्चन ये बने कि मांडला, ठीक है, क्यों फेमस है? तो बोलेंगे जो मांडला जो है वह कार्यात्मक रूप से पूर्णतः साक्षर, मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं पूर्णतः साक्षर है, ऐसा जिला कौन सा बना हमारा? मध्य प्रदेश का मांडला। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा को, जो बड़ोदरा को रेल संस्थान बना था, उसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित किया जाएगा। किसमें? गति शक्ति विश्वविद्यालय में। ठीक है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, ये देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। जब राज्य पूछेगा क्या नाम हो जाएगा हमारा? राज्य। ठीक है। इसके साथ साथ जो भारत नवाचार सूचकांक 2021 है, इसमें शीर्ष पे टॉप राज्य को नवाचार में, इनोवेशन में टॉप पे कौन है? आपका कर्नाटक। और सेकंड पे कौन है? तेलंगाना। और जो तिरुवनंतपुरम जिला है, इस तिरुवनंतपुरम जिला है, इसके स्थित पुल्लमपारा को देश की पहली पूर्ण साक्षर डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया। किसको? पुल्लमपारा को। ये कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में, सॉरी तिरुवनंतपुरम में है। इसके साथ साथ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के शीर्ष राज्य कौन कौन से हमारे? खाद्य सुरक्षा में शीर्ष सूचकांक आपका तमिलनाडु, गुजरात और यूपी का स्थान तो क्या? 8वां है। इसके साथ साथ जो हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, ये आपका जल विद्युत और सौर विद्युत से चलने वाला भारत का
पहला पूर्णतः आपका सबसे फेमस हवाई अड्डा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले हमारे इसके 2 या 3 या 4 वीडियोस और आएंगे, आप उनको पूरा देखिए, और मुझे उम्मीद है अगर इनको आप देख लेते हैं तो आपके सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू। जय हिंद, वंदे मातरम।